हादी को जब शहीद कर दिया गया, जो शूटर जिसका नाम है फैसल, हम ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फैसल को शेल्टर अब इंडिया दे रही है। वो किसी बॉर्डर से इंडिया तक चला गया। हादी की आवाज में वो कौन से अल्फाज थे जो इंडिया को चुभे, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि शूटर को शेल्टर इंडिया ने दिया? बांग्लादेश में इंडिया का जो ब्लैक हैंड कहूँ, अगर कहूँ काला हाथ जो है, वो बहुत पहले से ही है। हादी को गोली मारने से 2 दिन पहले एक प्रोग्राम था हादी का, उसमें जो पोस्टर बनाया था उसपे उसने अनडिवाइडेड बंगाल को दिखाया, यानी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया। हादी की शहादत के बाद बहुत सारी खबरें हैं कि बहुत सारे और लोग जो हैं उनको भी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं और उनको भी कहा जा रहा है कि तुम्हें खामोश करवा दिया जाएगा। है स्टूडेंट्स लीडर, उन्होंने कहा कि वो नंबर इंडियन है, कोई भी ट्विटर प्रोफाइल पे चले जाइए इंडिया की। वो लोग कह रहे हैं कि हादी के बाद तुम हो, हादी के बाद तुम हो, जैसे कि हसनत अब्दुल्ला हमारे एक स्टूडेंट लीडर हैं। मुझे लगता है इंडिया कामयाब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुजदिली है। आप पीछे से वार कर रहे हैं, वार तो सामने से होता है। इंडिया जैसा कोई मुल्क हमारा नेबर कंट्री है, ये बांग्लादेश के लिए एक बदनसीबी है। बंगाल की आवाम पहले भी एक साथ एक जुत्थे पे थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुना पॉडकास्ट और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल ये है कि उस्मान शरीफ हादी की शहादत के बाद 5 से 6 लाख का मजमा होगा जो उसकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए पहुंचा। और वो शख्सियत था कि जिसने मुखालिफ कुव्वतों को आवाज़ दी और उसने अपनी पहचान बनाई और उसने उस सोच को उजागर करना चाहा जो एक बंगाली नौजवान के जहन के अंदर पनप रही है कि मेरा मुल्क करप्शन की दलदल में क्यों फंसा हुआ है, मेरा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, मेरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कौन है और मेरे मुल्क की इस्तेमारी ताकतें जो हैं अगर इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो आवाज कौन बुलंद करेगा। वो आवाज बना, वो इस्तारा बना, वो उम्मीद बना, वो रोशनी बना और उन ताकतों ने उसी के हलकूम को दबाने की कोशिश की, उसी को टारगेट किया। और किस लम्हे किया? जब वो मस्जिद से बाहर नमाज अदा करके निकल रहा था, उसी वक्त टारगेट किया गया और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज रहा, सिंगापुर में ले जाया गया और वहां भी वो जामबर ना हो सका और शहादत हुई। उस शहादत के बाद उसके मुखालिफिन को शायद ये लगता था कि ये लावा थम जाएगा, ये आवाज़ें उठना बंद हो जाएंगी, ये नौजवान सड़कों पर नहीं आएंगे और इनको इसी तरीके से डराया जा सकता है, इनको पैगाम दिया जा सकता है कि जो भी उठेगा उसे दीवार से लगा दिया जाएगा या उसे चुन दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों ने उठ के अपने आप को यह बावर करवाया है कि अब वो सोच गई, अब वो वक्त गया। अब बांग्लादेश को अगर उठाना है, बांग्लादेश को तरक्की दिलवानी है तो किसी की अम्ब्रेला के नीचे नहीं दिलवानी। अगर ताल्लुकात बनाने हैं तो बराबरी की बुनियाद पे बनाने हैं, किसी के महकूम होके नहीं बनाने। तो इसी मंजरनामे पे हम बात करेंगे। हमें ढाका यूनिवर्सिटी से एक नौजवान तालिब इल्म ने ज्वाइन किया जो इस पूरे मंजरनामे पे गहरी नजर रखते हैं, उन लोगों का हिस्सा भी हैं जो लोग वहां पे मुखालिफ आवाजें रखते हैं। उनकी एक नई सोच है, देखने का अंदाज नया है और वो ये समझते हैं कि बांग्लादेश के मामलात क्या हैं और बांग्लादेश को किस समत को गामजन होना है। हमारे साथ मौजूद हैं तसरीब इब्राहिम माहिन, जो ढाका यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री के स्टूडेंट है। तसरीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तसरीब, मेरा पहला सवाल ये है कि हादी को अगर लेके देखा जाए तो इस वक्त बंगाली अवाम के अंदर गम भी पाया जाता है, गुस्सा भी पाया जाता है और एहतियात का दामन भी अभी तक थाम के रखा हुआ है। और जिस तरीके से नमाज जनाजा का मंजरनामा था वो एक वलवला अंगेज था, रूह अंगेज था। आप क्या समझते हैं कि हादी को टारगेट करने वाले लोग कौन थे और अभी तक तहकीकात में क्या चीजें सामने आई? मैं आपकी 2 लफ्ज को लेता हूँ, एक तो है गम और एक है गुस्सा। अगर गम की बात करूँ तो ये जो 20 जुलाई रेवोल्यूशन था हमारा, वो तो नौजवानों का था और नौजवानों की जुबानों आवाजों में सबसे बुलंद तर आवाज हादी की थी। तो ये इसीलिए हम नौजवानों के लिए ये बहुत ही गम की एक बात है कि हम हमारे भाई को खो बैठे हैं, हमारे लीडर को खो बैठे हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात है गुस्सा। गुस्से की बात असल में ये है कि हसीना की जो टाइम ड्यूरेशन थी उसकी हुकूमत के वक्त, तभी से बांग्लादेश की आवाम, नौजवान सब ये हम ठहरे बैठे थे कि हसीना ने बांग्लादेश को इंडिया के हाथों दे दिया, इंडिया की गोद में बिठा दिया है। तो वो जो एंटी इंडिया इमांसिपेशन हमारे दिल में तैयार हो रहा था, वो 2014 के आउटरीच में 24 के आउटरीच में वो आया। और उसके बाद अब हादी को जब शहीद कर दिया गया, जो शूटर जिसका नाम है फैसल, मुझे लगता है आप लोगों को मालूम है, तो फैसल अब तो बांग्लादेश में हम ये
टीवी पे या फिर न्यूज पे तो नहीं आ रहा है कि फैसल बांग्लादेश में है या नहीं, लेकिन हम ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फैसल को शेल्टर अब इंडिया दे रही है। वो किसी बॉर्डर से इंडिया चला गया, और इंडिया गवर्नमेंट तो कुछ बोल भी नहीं रही इस बारे में। और डिप्लोमेटिक कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई है, आप लोगों ने देखा है, इंडिया बांग्लादेश एम्बेसडर को बुलाया, बांग्लादेश ने इंडिया एम्बेसडर को भी बुलाया इस तसरिब, बात ये में। बताइए और बांग्लादेश कि की क्यों नौजवान लगता हाल ही में है कि इंडिया ने टारगेट किया हादी को? यानी हादी की आवाज में वो कौन से अल्फाज थे जो इंडिया को चुभे, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि शूटर को शेल्टर इंडिया ने दिया? हादी हादी को गोली मारने से 2 दिन पहले एक प्रोग्राम था हादी का। वो सही। जो उसका जो फोरम है, इनकलाबी हम्म। मंच, इनकलाबी मंच। तो उन्होंने उसमें जो पोस्टर बनाया था उस पे उसने अनडिवाइडेड बंगाल को दिखाया, हम्म। यानी पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, त्रिपुरा, यानी सही। नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया। हम्म। तो ये तो इंडिया के लिए दरअसल की बात है कि वो तो इसको नहीं, सीधे हाथ तो ये नहीं लेंगे इस बात को। ये एक पहली पहली बात तो ये। और दूसरी बात, बांग्लादेश में इंडिया का जो, क्या कहूँ, ब्लैक हैंड कहूँ, अगर कहूँ काला हाथ जो है, वो बहुत पहले से ही है। और उसी की जो आउटरीच या फिर उसकी जो, हमारे यहाँ पर जो, व्हाट शुड आई से, वो अल्फाज मेरे मुंह से अब छूट रहे हैं। तो बात है कि आउटरीच जो पैदा हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन के वक्त, हम्म। वो भी एंटी इंडिया ही था, क्योंकि हसीना ने, तो मैं पहले भी बोला कि एंटी इंडिया। और इंडिया हमारी यहाँ पर हर एक बात पे, किसी ना किसी दौर पे, किसी ना किसी भी मसले पे ये देखा जाता है कि कुछ अरसे बाद ये मालूम हो जाता है हमें कि इसमें इंडिया का ही हाथ है। अच्छा, एक चीज तो तसरीब इंडिया, ये बताइए कि हादी के बारे में जो मालूमात हैं वो ये है कि वो ढाका 8 से इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे, हाँ और इसी हवाले से वो अपनी कैंपेन भी कर रहे थे, और फजर के वक्त वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ निकलते थे, मस्जिद के बाहर लोगों से बातें करते थे, उनकी मुश्किलात सुनते थे, और अपनी कैंपेन को इस तरीके से वो चला रहे थे। तो ये ढाका हाँ। 8 का जो हलका है, इसी का चुनाव उनकी तरफ से क्यों किया गया? ढाका तो, एक तो पहली बात, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल। दूसरी बात, वो जिस कॉन्स्टिट्यूशनली सीट से वो लड़ रहा था, ढाका 8, हम्म। उसे वो बीएनपी, जो आवामी लीग के बाद बांग्लादेश का सबसे अहम पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी की एक अहम नाक शख्सियत है मिर्जा अब्बास। तो वो सही। मिर्जा अब्बास के खिलाफ वहां पर खड़ा हुआ है। और वैसे भी जमात इस्लाम का भी एक कैंडिडेट वहां पर है, वो इतना अहम नहीं है मेरे नजदीक। सही। तो उस नजरियत से ये भी बोला जा सकता है कि बीएनपी का कोई हाथ यहाँ पर है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि बीएनपी जो लास्ट उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, वो खुद भी हादी के इस किलिंग के खिलाफ है, उसकी शहादत के, कि इसका अ, एक तहकीकात होना चाहिए। तो अब बात, हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहे या हम्म। फिर हमारी सोच ही कहे, पूरी नौजवान और सोच ये है कि ये आवामी लीग और इंडिया का कोई ना कोई हाथ इसमें है। अच्छा, ये अगर साफ हो गया अगर है हमारे डिस्क्राइब नजदीक। करें हादी की शख्सियत को, पर्सनैलिटी को, अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें, जो बड़े साल के गांव का नौजवान था, मदरसे से पढ़ा, फिर वो यूनिवर्सिटी में आया, तो उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? यानी एक आम से गांव का नौजवान जो है वो ढाका आता है, वहाँ पे तालीम हासिल करता है, और फिर उसकी ज़िंदगी अक्सर ऐसी तब्दील होती है कि पूरे बांग्लादेश के अंदर उसकी आवाज़ गूंजने लगती है, और वो तब्दीली का एक निशान बन जाता है। तो ये तब्दीली उसके जहन में कैसे आई, और वो जो पूरा गिरोह बना साथ में, या नौजवानों की जो सोच तब्दील हुई, या कुली तौर पे बंगाली अवाम की सोच तब्दील हुई है, वो किस वजह से हुई है? क्योंकि हसीना वाजिद की दौर जो हुकूमत है वो कोई 2-4 साल की तो नहीं थी, एक लंबा अरसा है, 15 साल दौरे हुकूमत है। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि अब आके इतना बड़ा चेंज हुआ? देखिए, हादी की अगर पर्सनालिटी के बारे में मैं कहूँ, तो पहली बात, इस बर्रे सगीर में बांग्लादेश कहूँ, इंडिया को, पाकिस्तान को, पूरा कौम की 70 या फिर 80% लोग तो पॉलिटिकली किसी ना किसी तरीके से एंगेज होता ही है। हम्म। ये एक बात है। दूसरी सही। बात,
अहम पोजीशन यहाँ पर ढाका यूनिवर्सिटी का है। हम्म, आप पार्टीशन से पहले लेकर अब तक बांग्लादेश का कोई भी मौजू हो, उसमें ढाका यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। हम्म, और हादी इसी इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट था। ये एक बात है कि पॉलिटिकली एक आवाज यहाँ से बुलंद हुई। ठीक। ढाका यूनिवर्सिटी की अक्सरियत स्टूडेंट पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, जो जैसी भी मैं कहूँ, वो अ, इससे वाकिफ है और अपना आवाज किसी ना किसी तरह वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश तो करता है। जुलाई रेवोल्यूशन के वक्त जितने भी स्टूडेंट्स लीडर सामने आए, उनमें से एक हादी था। बहुत से थे, और फिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में हर एक ने अपना अपना हिस्सा बना लिया। एनसीपी का हूँ, जमात इस्लामी का स्टूडेंट शिविर का हूँ, पीएनपी का छात्र दल है। हर एक ने उस वक्त जुलाई रेवोल्यूशन के वक्त एंटी आवामी लीग की जो नजरियत के साथ सामने आया, हम्म, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल एक एम्फेसाइज क्रिएट हुआ। ये एक बात है। और दूसरी बात अगर कहूँ, हादी की जो असल शख्सियत है, उसमें हमारी जो कौमी शायर थे काजी नजरुल इस्लाम, हम्म, जिनको बागी शायर, इनकलाबी शायर कहा जाता है, हम्म। उनका एक बहुत बड़ा असर उस पे है, हादी पे था। अच्छा, तो अब हादी की शहादत के बाद बहुत सारी खबरें हैं कि बहुत सारे और लोग जो हैं उनको भी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं और उनको भी कहा जा रहा है कि तुम्हें खामोश करवा दिया जाएगा। तो क्या अब तक ये पता चल सका कि वो जो फ़ोन कॉल्स हादी को आती थी वो कहाँ से आ रही थी? अब जो लोगों को आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? जिन लोगों को फोन कॉल्स आ रहा है, वो तो अब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं कि उन्हें लगता है। तो अब हमें वो क्या बोल रहे हैं, वही हमें देखना पड़ेगा। तो बहुत से है स्टूडेंट्स लीडर, उन्होंने कहा कि वो नंबर इंडियन है। हम्म, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर इंडिया की कोई भी ट्विटर ट्विटर प्रोफाइल पे चले जाइए इंडिया की, तो हम तो देख रहे हैं, हम कि वो लोग कह रहे हैं कि हादी के बाद तुम हो, हादी के बाद तुम हो। जैसे कि हसनत अब्दुल्ला हमारे एक स्टूडेंट लीडर हैं, हम्म, एनसीपी के पार्ट है वो। हम्म। तो ये तो अब क्या कहूँ, इंडिया तो अब एक तो है कि आप उसे सीरियल खून कर शूट करना चाह रहे हैं। तो कुछ अच्छा, कहा आपने? नहीं, मैं तस्रीफ मेरा एक सवाल ये है कि एक चीज़ होती है अलामती तौर पे, यानी अगर किसी को निशाना बनाया जाता है और फिर वो नौजवान हो 32 साल की उम्र का, अगर उसे निशाना बनाया जाता है तो दूसरों को ये पैगाम दिया जाता है कि अगर ये बड़ा लीडर जो तुम में से बन के उभरा था, अगर ये मारा जा सकता है तो फिर तुम कौन हो? ये खौफ फैलाने का एक टैक्टिक्स होता है। अगर आप हाँ, देखें रॉ की पूरी दुनिया के अंदर जो कार्रवाइयां हैं टारगेट किलिंग के हवाले से, चाहे वो कनाडा के अंदर हों, चाहे यूएसए के अंदर हों, चाहे यूरोप के अंदर हों, चाहे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को टारगेट किया हो, उनका तरीका वारदात एक तरह का होता है और दूसरा ये पैगाम देना होता है कि हम सरहद पार भी अगर हमारा कोई मुखालिफ है तो हम उसको निशाना बना सकते हैं। तो क्या वो अपने पैगाम में कामयाब हुआ है भारत? अगर आपकी नजर में भारत इसमें मुलव्वस है, और दूसरा ये कि अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो नाकामी फिर कैसे हुई उसकी? देखिए, कामयाबी या नाकामयाबी की बात तब आएगी जब ये खून खराबा का सिलसिला और भी आगे जाएगा। हम्म, ये एक बात है। हम्म, और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है इंडिया कामयाब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुजदिली है। आप पीछे से वार कर रहे हैं, वार तो सामने से होता है। पहली बात ये। और दूसरी बात, बंगाल की नौजवान, बंगाल की आवाम पहले भी एक साथ एक जुत्थे पे थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। और बांग्लादेश की अब जो पॉलिटिकल स्टैंड्स है, वो पॉलिटिकल जो भी अहम पॉलिटिकल पार्टी अगर मैं पकड़ लूं, एनसीपी का जो हाल ही में उभरा हम्म, जुलाई रेवोल्यूशन के बाद, बीएनपी जो पहले से ही था, और अब तीसरा नाम जो सामने आया, जमात इस्लामी। सही। तो तीनों ही अपने अपने अंदाज पे एंटी इंडिया और एंटी आवाम लीग की नजरियात के साथ ही पॉलिटिक्स की जो कैंपेन, अगर मैं कहूँ इलेक्शन कैंपेन, वो कर रही है। हम्म, हाँ, ये एक बात है कि अपनी खुद की जो पॉलिटिकल फिक्र है, वो अलहदा बात है, लेकिन सही। आवाम को कैच करने के लिए वो लोग यही कर रहे हैं। एंटी आवाम लीग और एंटी इंडिया अच्छा, इमेंसिपेशन को यानी क्रिएट कर हर रहे हैं। जमात का अपना अपना तो मंशूर उस होता है, अपने अपने अजायम होते हैं, अपने अपने गोल होते हैं, हाँ, हर जमात के अपने होते लेकिन हैं।
लेकिन लेकिन आप इन ये दो कह बात रहे हैं पे कि कुली इन दो तौर के बात पे ऊपर बांग्लादेश सबकी का पूरा कंपेन के आवाम एक अंदर साथ है कि एंटी इंडिया, यानी इंडिया हम्म, इतने दिनों से यहाँ के आवाम को जैसी भी करे, इकोनॉमिकली कहें, सोशली कहें, आप एक बात बस आसान तरीके से देख लीजिए कि दुनिया में कहीं भी आप ये नहीं देखें कि बॉर्डर किलिंग इतना ज्यादा होता है जितना बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर किलिंग, इंडिया पंछियों की तरह हमारे यहाँ के बॉर्डर की आवाम गरीब किसानों को मार रहा है। ये एक बात है। दूसरी बात, फाइनेंशियली तो वो अगर चाहे तो बांग्लादेश के अंदर से ट्रांजिट हाल ही में लेना चाह रहा था हसीना के वक्त, तो हम्म, तब आउटरीच हुआ और वो बंद हो गया। तो ये बांग्लादेश की नजर से आप साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश की आवाम पहले से हसीना के वक्त से ही हसीना के खिलाफ, यानी एंटी इंडिया जो नजरिया थे उसके खिलाफ था, उसके हामी था, एंटी इंडिया नजरियात रखता था। और फिर बात तो हम एंटी आवाम लीग। अच्छा और हाँ, चले आवाम लीग की तसरीफ एक एक बात एक अगर मैं चीज कहूँ, हसीना बताइए, की एक पार्टी बात जो है, बताइए तो कि वो बांग्लादेश का एक बहुत अहम पार्टी था। तसरीफ बहुत आपको सारे लोग आवाज आ इस रही है चीज के मेरी? साथ। आपको हेलो। मेरी आवाज आ रही है तसरीफ? तस मैं आपकी आवाज। जी हेलो। तसरीफ ये बताइए कि इस इनकलाब के बाद जो अवामी लीग है उसके लोग तो वहां पर मौजूद होंगे बांग्लादेश में, चले कुछ भाग गए, हाँ, कुछ वहां के अंदर मौजूद होंगे, तो क्या ज्यादातर रह वो गए। भी अपनी वफादारियां तब्दील करके दीगर जमातों में शामिल हो रहे हैं, या फिर वो एक नजरिया तो अभी भी बांग्लादेश के अंदर मौजूद होगा ना, सेकुलरिज्म का, कम्युनिज्म का, यानी इस्लामाइजेशन अगर देखी जाए तो वो एक नजरिया अलग से है, तो उनका नजरिया भी तो अभी भारत की तरफ रुजू करने का होगा, उनका क्या बनेगा? वो यहाँ पर कौन आवामी लीग कर रहा था, आवामी लीग का सपोर्टर, वो तो हम खुद जानते हैं। हम्म, तो छुप गए या फिर इंडिया भाग गए, ज्यादातर तो बांग्लादेश में रह गए हैं। तो उन लोगों का नजरिया तो हादी का जो किलिंग है वो उनको पॉलिटिकली दूसरी ओर मोड़ दे रहे हैं। हम्म। आवामी लीग कह रहा है कि ये तो खुद खुद उन्होंने प्लान किया था, यानी इनकलाब मंच ने खुद प्लान किया बीएनपी के खिलाफ। ये एक नजरिया है जो यानी यानी अब खुद आवामी लीग प्लान यहाँ पर करके, प्रोपागेंडा यानी चला रहा है। ये घटिया इल्जाम के खुद प्लान करके अपने मेन लीडर को टारगेट करवाया जाए उसके खिलाफ। यही प्रोपागेंडा वो चला रहे हैं। और लेकिन सामने वो कुछ नहीं बोल सकते, फेसबुक पे लिख रहे हैं, हम हम्म। देख रहे हैं, हम फेसबुक पे ही। और ये लोग तो छुपे बैठे हैं, कहाँ से यहाँ पर इन लोगों को ढूंढा। हाल ही में मुझे पता चला 2 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है ऐसे प्रोपागेंडा फैलाने के लिए। सही। तो मेरा मेरा सवाल तसरीफ वही है कि जो एंटी इंडिया सोच है, आपकी होगी, नौजवान नस्ल की होगी, अब नई जमातों की भी होगी, क्योंकि एक नैरेटिव पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है, तो हाँ, कितनी। ये नैरेटिव है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको अपना हथियार हथियार बना रहा है कि नहीं, कि जब वो पावर में आ जाएंगे, हुकूमत में आ जाएंगे, तब अगर वही इंडिया का ही ढोल वो बजाते रहे तो फिर तो अब क्या कहे। अच्छा चले, आप एक नौजवान हैं बांग्लादेश के, आप अभी तालीम के आखिरी मराहल के अंदर मौजूद हैं, आपके अतराफ में भी बहुत सारे नौजवान होंगे जो मुख्तलिफ तंजीमों का हिस्सा होंगे, जमात इस्लामी की जो ज़ैली तंजीम है उसका हिस्सा होंगे, और भी बहुत सारी तंजीमों का हिस्सा होंगे जिनके आपने नाम लिए, उनकी मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ सोच होगी, लेकिन बांग्लादेश को लेके एक चीज सबकी कौन सी मुश्तरक है कि तरक्की किस तरीके से की जा सकती है, उन्हें क्या लगता है कि माजी में गलत क्या होता रहा, मुआशी पॉलिसी के हवाले से उन्हें क्या लगता है कि गलत क्या होता रहा, या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्हें क्या लगता है, या जॉब क्रिएशंस के हवाले से जो लकूनास थे उसमें क्या वजह सामने आती है कि बांग्लादेश इंडिया से डिक्टेशन लेता रहा है या कहीं और से लेता रहा है, या अपनी ही बांग्लादेशी जो हुकूमत है उसकी नाकामी थी? देखिए, जॉब के बारे में अगर मैं कहूँ तो हसीना के वक्त में बांग्लादेश में कुल 5 से 6 लाख इंडियंस यहाँ पर काम कर रहे थे, जहां पर बांग्लादेश की आ, आ, क्या कहूँ उससे, बेकार नौजवान जो हैं, ये बेरोजगार नौजवान जो हैं, सॉरी अनएम्प्लॉयड जो हैं। सॉरी, जो नौजवान है वो, उन लोगों को एजुकेशन के बाद, यानी ऑनर्स मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही थी। हम्म, ये एक स्कार्सिटी बांग्लादेश पे थी, हम्म, पहली बात। अभी है। हम्म, और पॉलिटिकल पार्टीज इस पे बोल रहे हैं कि कोई 2 करोड़ जॉब दे देंगे, कोई हम्म, 1 करोड़ जॉब दे देंगे, कोई 80 लाख जॉब दे देंगे। ये एक बात है।
तो इस हद से ये एक इत्तेहाद है कि सभी जॉब स्कर्सिटी को सामने ला रहे हैं, ये एक ठीक बात है। ठीक। और दूसरी बात जो है फॉरेन पॉलिसी हसीना के वक्त में ये इंडिया का हामी ही फॉरेन पॉलिसी था। बांग्लादेश का जो फॉरेन पॉलिसी है, हम्म इंडिया अगर कहे ये तो हसीना कहती थी हाँ ये, और इंडिया अगर कहती थी नो तो हसीना भी नो ही कहती थी। तो अब फॉरेन पॉलिसी की एक असल स्टैंडर्ड क्रिएट करने की जो बात आ रही है सामने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात अपने इलेक्शन कैंपेन के सामने भी लाया कि बांग्लादेश में जब वो पावर पे आएंगे तो फॉरेन पॉलिसी का एक अलग नजरियात होगा, बांग्लादेश का खुद का एक नजरियात होगा, ना कि भूटान की तरफ, अगर मैं कहूँ भूटान हम्म या नेपाल की तरफ होगा जो था। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ, बांग्लादेश की आवाम कुछ चंद चीज पे इत्तेहाद अभी है और इंशाल्लाह रहेगी। वो एक बात है कि इस्लाम की इत्तेहाद, हम्म अखुवत, इस्लामी अखुवत अगर मैं कहूँ वो। और दूसरी बात, बांग्लादेश कल्चरली सेकुलर कंट्री है, ये एक बात है। ठीक। लेकिन यहाँ की बांग्लादेश की आवाम सुन्नत नबवी पे ही चलती है हम्म अक्सर, पूरी तरीके से, ये एक बात है। तो कल्चरल फैसिज्म जो क्रिएशन हो रहा था, हम्म उसके खिलाफ आवाज हर वक्त बुलंद है, ये एक बात। और दूसरी बात, जो हसीना की आवामी लीग, जो मैं कह रहा था एंटी आवामी लीग एमेंसिपेशन, वो अब पीक पे है, अब भी पीक पे है बांग्लादेश की नौजवान आवाम पे। क्योंकि आप किसी भी बांग्लादेश के किसी भी खिते पे जाए, फाइनेंशियली कहे, सोशली कहे, जॉब सेक्टर में हसीना का एक ऐसा रोब था कि वो सिर्फ उसी की लोगों को ही जॉब दे रहे थे। स्टूडेंट्स विंग से जो स्टूडेंट्स ठीक निकले हैं ठीक। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, हम्म उन्हीं को वो नौकरी दे रहे थे। हम्म ये एक बात यहाँ पर क्रिएट हुई। तो अब आगे देखना होगा कि जो हुकूमत में आएंगे वो किस तरीके से अपना नाम लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि नौजवान जो तहरीक है या कोई भी नौजवान बंगाली किसी भी तंजीम से वाबस्ता हो, मैं किसी खास तंजीम का नाम नहीं लेता क्योंकि सबके नज़रियात मुख्तलिफ, सबके नज़रियात मुकद्दम होने चाहिए, एहतराम करना चाहिए सबका। इख्तलाफात होते हैं, जिंदा कौमों के अंदर ही इख्तलाफात होते हैं, लेकिन सही मुकद्दमे के ऊपर जो इख्तलाफ हो वही बुनियादी तौर पे सही होता है। मेरा सवाल ये है कि क्या नौजवान जो हैं सिर्फ अपने मसाइल को लेकर ही इकट्ठे हैं, या फिर बंगाली नौजवान जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? अगर भारत के साथ आपने ताल्लुकात नहीं रखने तो फिर किसके साथ ताल्लुकात हों, किसके साथ खराब किए गए और उनके साथ आगे दोबारा से बढ़ाए जाएं, और फिर जो सूरत हाल है बंगाली अवाम के लिए बेहतर हो सकती है और बांग्लादेश के लिए अच्छी हो सकती है। देखिए, ये बहुत ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन है इस नजरिए से कि बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर इंडिया के अंदर पड़ता है। ठीक। तो अब पूरी तरीके से इंडिया को छोड़ना, ये बांग्लादेश के लिए, खुद के लिए ही खतरनाक होगा। सही। मैं अपनी नजरियत के बारे में ठीक बोल रहा हूँ, ठीक ये ठीक मेरी खुद की नजरियत है। ठीक और बांग्लादेश का ये मैं बदनसीबी है कि इंडिया जैसा कोई मुल्क हमारा नेबर कंट्री है। ठीक ये बांग्लादेश के लिए एक बदनसीबी है। ठीक। और बांग्लादेश का जो पूरा आवाम नौजवान है वो यही सोचता है कि ये हमारी बदनसीबी है। लेकिन अब क्या करें, बदनसीबी के साथ तो जीना पड़ेगा, ये हम्म एक बात है। और हम्म फॉरेन पॉलिसी इंडिया की हामी तो नहीं होना चाहिए, पर ये एक बात है, बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूंसी एक लाइन था, फ्रेंडशिप टू ऑल मेलिस टू नन। हम्म अब देखिए, बांग्लादेश छोटा मुल्क है, हम्म फाइनेंशियली जितना भी स्टेबल ये अब तक तो नहीं हो सका। हम्म अब आप चीन को पकड़ेंगे, रशिया को छोड़ेंगे, अमेरिका को पकड़ेंगे, इंडिया को छोड़ेंगे, छोड़ के पकड़ के चलना फाइनेंशियली बांग्लादेश के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा। सही। डिप्लोमेटिकली ये बात कुछ ऐसा होना चाहिए बांग्लादेश के लिए, मैं जो सोचता हूँ कि बांग्लादेश को बस अपने फायदा देखने के साथ साथ हम्म और भी जो चंद मसाइल है हमारे लिए, इस्लामी अखुवत के है, हम्म फिलिस्तीन का जो मसला है, अगर हम्म मैं कहूँ उस तरीके से, एक ये भी एक नजरिया आता है फॉरेन पॉलिसी के लिए। सही। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, हम्म ये एक बात है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए के लिहाज से अगर मैं कहूँ, बांग्लादेश का अक्सर आवाम ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान हमारा व्हाट शुड आई से, शत्रुर इंग्लिश, यानी हमारे पाकिस्तान के साथ हमारी कोई दुश्मनी है। सही। सही। लेकिन 1971 के बाद
या फिर 1970 का जो हादसा हुआ है, जो आपने जंग हुई आपने जो है। लुकमा लिया अपने दोस्त से, मुझे लगता है कि नजरियात सारे नौजवानों के एक से ही हैं। हाँ, बांग्लादेश के नौजवान के अक्सर नजरियात एक ही है। जी, आप फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहे थे। हाँ, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी अगर मैं कहूँ कि जो मसला है, तो वो दुश्मनी के लिहाज से अब यहाँ के नौजवान नहीं देखता। हम्म। लेकिन हाँ, कुछ मसाइल, कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने आते हैं कि 1971 का जो हादसा है, पाकिस्तान उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। सही। क्योंकि पॉलिटिकली आप अगर हिस्ट्री को पॉलिटिकली पॉलिटिसाइज करें हिस्ट्री हम्म। को, तो वो तो किसी ना किसी, जैसे मैं हाल ही में देख रहा था, नवाज शरीफ की अगर मैं बात करूं तो वो शेख मुजीबर के बारे में एक तरीके की बात कर रहे हैं, इमरान खान, और फिर आप लोगों की आईएसपीआर की जो चीफ है वो एक तरीके की बात कर रहे हैं। हम्म। ये जो दो पॉलिटिकल स्टैंड है, हम्म। पॉलिटिकल स्टैंड क्रिएट हो रहा है, तो ये तो हमारे, ये बांग्लादेश की आवाम के लिए तो एक फैम, अलग फैम क्रिएट करेगा कि ये तो सही। खुद। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी लोगों के साथ मेरा ताल्लुकात है पाकिस्तान के, मैं उन लोगों को बताया था हम्म। कि 1971 के बारे में आप लोगों की क्या राय है। हम्म। तो उन लोगों की राय तो वो कह रहे हैं कि गलत हुआ है। हम्म। लेकिन पॉलिटिकली अभी बांग्लादेश के सामने मुझे नहीं लगता आया है जो पूरे एक कॉन्स्टिट्यूशनली अगर मैं कहूँ कि हम्म। सामने आया कि 1971 के हादसे के बारे में पाकिस्तान क्या सोच रहा है। तो अगर पाकिस्तान। वो सामने आ जाए, हम्म। पाकिस्तान अगर अपना जगह पूरी तरीके से क्लियर कर दे, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है, फ्रेंडशिप में अगर कहूँ, जो इंशाल्लाह होगा, हम तो ये समझते अगर हैं वो, कि हमारा ही हिस्सा था और इस हिस्से को तोड़ने के लिए भारत ने उसके अंदर दरार डाली है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत की वजह से गलत फहमी का शिकार हुए, जिसकी वजह से हमें अलहदगी देखना पड़ी। लेकिन माजी की देखिए, अगर गलतियां किसी की हैं, दुख हैं, तो वो मिटा के बराबरी की सतह पे चल तो सकते हैं। हाँ वो है, लेकिन एक बात है, इंडिया की दखलंदाजी 1971 की जंग में हो या ना हो, वो हम्म। दूसरी बात है। लेकिन जंग का जो असबाब है, हम्म। वो तो 26 साल का जो हुक्मरानी एक टाइम पीरियड था, वो उसे, उसकी ही आउटरीच है ना। अब हसीना के खिलाफ अगर हम लड़ाई किए हैं 24 में, तो हम्म। वो पिछले 18 साल की जिद्दोजहद थी हमारी, सही। या फिर वो जो आउटरीच क्रिएट हुआ, तो हम्म। 1971 भी पिछली 26 साल की एक बात थी। हम्म। 1947 48 से लेकर 1970 के इलेक्शन तक। तो वो वही हालात मुझे लगता है 1971 को क्रिएट किया। और फिर इंडिया तो है यहाँ पर बीच में, इंडिया तो है अपने बायां हाथ घुसाने के लिए, तो इंडिया तो खुद है यहाँ पर। ये एक यानी बात है। गलत फहमियां थी जो जैसे पैदा कि हुई हमारी, और उसका फायदा दुश्मन ने जी, उठा लिया, और यूं जो है वो अलहदगी देखना पड़ी। और वही तसलसल अगर आज दिखाई देता है तो उसमें वो गलत फहमियां भी दूर होनी चाहिए, और माजी के जो रिश्ते हैं वो तो मिटाए नहीं जा सकते। और फिर जब हमारी बुनियाद ही एक असास के ऊपर हो, और वो असास ही इस्लाम हो, और हम उसी की अखुवत की बात करें, तो फिर आगे बढ़ने के लिए दो तरफा मफादात पे बात हो सकती है। मेरा एक आखिरी सवाल तनसिब के, आप क्या समझते हैं कि जब नए इलेक्शन हो जाएंगे तो इन इलेक्शन का नतीजा क्या रहेगा, और इसके बाद वो जो उम्मीदें नौजवानों ने लगा रखी हैं वो किस हद तक पूरी हो सकती हैं? देखिए, ये जो इलेक्शन अब होगा, ये लिटरली अनप्रेडिक्टेबल है। हम्म। क्योंकि बीएनपी कुल 18 साल बाद सामने आ रहा है, एक हम्म। बात ये। हम्म। दूसरी बात, बीएनपी अभी जमात इस्लामी के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा जो है वो 1971 के दौरान उन लोगों का किया हुआ जो करतूत है वो। हम्म। अब यही यही दो अहम पार्टी है बांग्लादेश के सामने, और तीसरा पार्टी है एनसीपी जो स्टूडेंट्स विंग ने बनाया। हम्म। अब ये तीन पार्टी के लिए, एनसीपी के लिए ये चुनाव बहुत ही, मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा जितना आसान बीएनपी या जमात के लिए होगा। सही। क्योंकि एनसीपी नौजवानों की है, और जो हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े हैं वो तो नौजवान को अब क्या वोट तो नहीं देंगे। ये पाकिस्तान में भी चलता है, बांग्लादेश इंडिया में भी चलता है, बांग्लादेश में भी चलता है कि सही। बड़े बूढ़े तो नौजवान को नहीं देखते कि यार तुम लोगों के पास तो तजुर्बा नहीं है। ये एक हम्म। बात है। और ठीक। दूसरी बात, बीएनपी के पास अगर मैं कहूँ, बीएनपी के लिए अब भी स्टिल नाउ, बीएनपी के लिए बांग्लादेश का जो प्लेइंग ग्राउंड है वो आसान है सामने हम्म। आने के लिए। अगर
चंद चीजें वो साफ कर ले अपने दामन से। ठीक करप्शन की बात पहली थी, ठीक पीएनपी के वक्त में बांग्लादेश में करप्शन बहुत ज्यादा होता था, अगर वो, और दूसरी बात जमात इस्लामी के लिए भी ये एक बात है कि वो 1971 के बारे में अगर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने ले आए। वो अब भी कह रहे हैं कि गलत हो गई, मुझे हमें माफ कर दीजिए और हमें एक मौका दीजिए। ये जमात इस्लामी का आमिर का एक स्पीच था। सही लेकिन गलतफहमी क्या हुई, गलत गलत क्या हुआ उन लोगों से, वो उन्होंने नहीं सामने इत्तला किया। ये एक बात है। ठीक। और जी, आप ये कह रहे हैं कि इनके लिए प्लेइंग जो फील्ड है वो अच्छी हो सकती है। मुस्तकबिल की उम्मीद क्या है, हालात क्या बेहतर होंगे? हालात बेहतर हालात बेहतर होंगे अगर स्टूडेंट्स ने, जब हमारे यहाँ पर जुलाई रेवोल्यूशन के बाद जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाए हम्म बांग्लादेश के लिए, हम्म नौकरी का इंतजाम कहे, एजुकेशन सिस्टम, जो सबसे बड़ी बात है, बांग्लादेश का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम की बात अगर कहे, ऐसी अगर चीजों पे ये लोग काम करें हम्म तो उन लोगों के लिए ये आसान होगा बांग्लादेश में हुकूमत हाकमियत करने के लिए। और अगर नहीं हो तो फिर हसीना का जो अंजाम हुआ है वही अंजाम उन लोगों का वही होने के अंजाम लिए फिर मुझे दूसरे लगता है लोगों का भी होगा। इंतजार करना और पड़ेगा। नौजवानों की हाँ, तालीम के ऊपर, उनके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उनकी नौकरियों के ऊपर, और जो मुआशी मॉडल है उसके ऊपर, और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो असर नौ तरतीब देना होंगी। बहुत शुक्रिया तसरिब इब्राहिम माहिन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।